राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर हुए आक्रमण के बाद क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा प्रतिशोध लेगा? इजराइल ने युद्ध की खुली घोषणा कर दी है। तालिबान की चुनौती ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाक सीमा पर भारत का सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। बदले की गर्मी रावलपिंडी तक महसूस की जा रही है। शहबाज शरीफ के डर की अंदरूनी कहानी। पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। चीन ने प्रतिक्रिया दी कि हम अचंभित हैं। ड्रैगन भी भारत की नई शक्ति से भयभीत है। भारत का नया अचूक हथियार सक्रिय किया जाएगा। इजराइल से गुप्त सहायता मिल रही है। इस समय दिल्ली के वातावरण में जो तनाव है वह लाल किले की दीवारों से भी अधिक मजबूत है। देश की राजधानी पर किए गए इस कायरतापूर्ण वार के बाद एक खामोशी छाई हुई है, परंतु यह वह खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले आती है। एक ओर भारत के सब्र का बांध टूट चुका है, वहीं दूसरी ओर सीमा पार रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शासकों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें यह चिंता सता रही है कि भारत किस प्रकार जवाब देगा, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि भारत की प्रतिक्रिया 2025 के मानकों के अनुरूप होगी। यह कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमला नहीं होगा। यह एक ऐसा बदला होगा जिसकी गूंज कई दशकों तक सुनाई देगी। इस बार खेल का मैदान भी बदला हुआ है और खिलाड़ी भी। इस बार भारत के साथ वो दो शक्तियां आकर खड़ी हो गई हैं, जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। एक शक्ति इजराइल है और दूसरी अफगानिस्तान का तालिबान। यह वह कूटनीतिक शह और मात है जिसकी चाल भारत ने चली है और पाकिस्तान पूरी तरह पराजित हो गया है। उधर पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर पहले से चल रहा सैन्य अभ्यास अचानक और भी अधिक आक्रामक हो गया है। तोपों की दहाड़ और लड़ाकू विमानों की गर्जना सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश है। सवाल यह उठता है कि आखिर भारत इस बार क्या करने की तैयारी में है? पाकिस्तान इतना भयभीत क्यों है? इजराइल और तालिबान ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरे विश्व में हलचल मच गई? और इस बार भारत ब्रह्मास्त्र के अलावा कौन से नए शस्त्रों का उपयोग करने की योजना बना रहा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो के अगले भाग में प्रदान करेंगे। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले देश के हित में परमाणु जैसी ताकत वाले समर्थन के लिए एक लाइक करें, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखें और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि वास्तव में क्या हुआ और क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस मामले में कूद पड़ी हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला क्षेत्र में हुआ भीषण विस्फोट मात्र एक हमला नहीं था। यह भारत के हृदय पर, उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता पर किया गया एक सीधा आघात था। जैसे ही यह समाचार फैला, पूरे विश्व में भारत के समर्थन में लहर दौड़ गई। लेकिन इस बार जो दो बयान सामने आए, उन्होंने सारी सुर्खियां बटोर ली। पहला बयान भारत के सबसे करीबी मित्र इजराइल की ओर से आया। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने न केवल इस हमले की कड़ी निंदा की, बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो युद्ध की घोषणा से कम नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि इस संघर्ष में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। यह केवल कोरी बयानबाजी नहीं थी। याद करें ऑपरेशन सिंदूर, जब इजराइल ने खुलेआम भारत का साथ दिया था। आज एक बार फिर इजराइल ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के शत्रु इजराइल के भी शत्रु हैं। इजराइल का यह खुला समर्थन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली हथियार का मतलब है कार्य समाप्त। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब दूसरा बयान अफगानिस्तान से आया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस विस्फोट की कठोर निंदा की। यह वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के विपरीत भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तालिबान का यह बयान पाकिस्तान के मुख पर वह कड़ा प्रहार है जिसकी आवाज पूरे विश्व ने सुनी है। यह भारत की उस मौन कूटनीति की सफलता है जिसने पाकिस्तान को उसी के प्यादों से हरा दिया है। आज पाकिस्तान विश्व में राजनीतिक रूप से पूर्णतया अकेला पड़ गया है। स्थिति यह है कि चीन, जो पाकिस्तान का सदाबहार मित्र होने का नाटक करता है, उसने भी एक अत्यंत संयमित और उदासीन बयान दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम स्तब्ध हैं। यह स्तब्ध होना उनकी हैरानी नहीं बल्कि उनके डर को प्रदर्शित करता है। चीन को भी यह बात समझ आ गई है कि भारत अब चुपचाप नहीं बैठेगा और यदि युद्ध छिड़ता है तो भारत की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना असंभव होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू, जो कल तक भारत विरोधी बातें कर रहे थे, उन्हें भी विवशता में संवेदना व्यक्त करनी पड़ी। यह भारत की नई शक्ति का प्रभाव है
कि शत्रु हो या मित्र, आज हर कोई भारत की ताकत के सामने झुकने को विवश है। आखिर पाकिस्तान में इतनी बेचैनी क्यों मची हुई है? शहबाज शरीफ से लेकर रावलपिंडी में बैठे जनरल तक सब के सब भय में क्यों जी रहे हैं? इसका जवाब स्वयं पाकिस्तान की एक पत्रकार आरजू काजमी ने दिया है। आरजू काजमी ने जो कुछ कहा है वह पाकिस्तान के भय का एक आंतरिक प्रमाण है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में हुए धमाकों के बाद पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह से भयभीत है। उन्हें यह डर है कि भारत इस बार उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, बल्कि सीधे ही दंडित करेगा। और इस डर का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान के अपने ही कार्य हैं। पूरे विश्व ने दिल्ली में हुए इस जघन्य कृत्य पर दुख व्यक्त किया, लेकिन एक देश था जो मौन रहा, और वह था पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की सरकार ने संवेदना का एक भी शब्द नहीं कहा। यह चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा दोष स्वीकार है। आरजू काजमी ने सही प्रश्न उठाया कि जब आप अफसोस तक व्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर संदेह की सुई आपकी तरफ क्यों न जाए? यह भय इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इस बार भारत के पास प्रमाण है। भारत की जांच एजेंसियां जिस गति से कार्य कर रही हैं, उसकी दिशा सीधे पाकिस्तान की ओर संकेत कर रही है। इस बार भारत पूर्ण और अंतिम निपटारे के मूड में है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है। वह दिवालिया होने के कगार पर है। उनकी सेना अफगान सीमा पर तालिबान के साथ संघर्ष में उलझी हुई है। ऐसे में यदि भारत ने पश्चिमी सीमा पर मोर्चा खोल दिया, तो पाकिस्तान के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा। यह डर ही है कि पाकिस्तानी शासक अब बचने के लिए उपाय खोज रहे हैं, लेकिन भारत ने इस बार सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। तो क्या भारत केवल कूटनीतिक बयानों से पाकिस्तान को डरा रहा है, या फिर जमीन पर भी कोई बड़ी तैयारी चल रही है? इसका उत्तर है कि तैयारी इतनी शांति से और इतनी भयंकर हो रही है कि जब उसका परिणाम सामने आएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। खबर यह है कि दिल्ली में हुए हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान से लगी सीमा पर चल रहे भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास का स्तर ही बदल गया है। यह जो नियमित प्रशिक्षण था, वह अब एक सक्रिय युद्ध सिमुलेशन में परिवर्तित हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि सेना अब केवल अभ्यास नहीं कर रही, वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। तोपें और टैंक सीमा की ओर बढ़ चुके हैं और लड़ाकू विमानों ने अग्रिम हवाई अड्डों पर अपनी स्थिति संभाल ली है। यह भारत की नई युद्ध रणनीति का हिस्सा है, जिसे एकीकृत युद्ध समूह इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहा जाता है। ये सेना के वे छोटे, फुर्तीले और अत्यंत विनाशकारी दस्ते हैं जो पलक झपकते ही शत्रु की सीमा में प्रवेश करके तबाही मचा सकते हैं। यह तैयारी यह बता रही है कि इस बार भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट से भी 10 गुना अधिक भयानक होने वाला है। पिछली बार केवल हवाई हमला हुआ था। इस बार हो सकता है कि भारत जमीन के उस हिस्से पर ही अधिकार कर ले जहां से ये नापाक हरकतें की जाती हैं। भारत सरकार की जो शांत ढंग से उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हों या स्वयं प्रधानमंत्री, उन सब में केवल एक ही मुद्दा है, विकल्प क्या है? और इस बार विकल्पों की सूची में बातचीत या रणनीतिक संयम जैसे शब्द हैं ही नहीं। इस बार सूची की शुरुआत ही बड़े पैमाने पर प्रतिशोध से हो रही है। भारत ने विश्व को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम अपनी धरती पर यह खेल और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह 2025 का भारत है जो पहला वार करता नहीं, लेकिन दूसरा वार करने का अवसर देता नहीं। यह जो सीमा पर तोपों की गर्जना है, यह पाकिस्तान के लिए खतरे का वह अलार्म है जिसे वह अब बंद नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि युद्ध होता है तो भारत इस बार किन हथियारों से पाकिस्तान की शक्ति को तोड़ेगा? ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और पाकिस्तान का हवाई रक्षा तंत्र उसे रोक नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ही इस बार खेल में भारत के हाइपरसोनिक हथियारों की भी एंट्री होगी। वे हथियार जो ध्वनि की गति से 5 या 10 गुना तेज चलते हैं, जिन्हें दुनिया का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता और कोई मिसाइल रक्षा प्रणाली रोक नहीं सकती। भारत का HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कार्यक्रम अब पूरी तरह से संचालन में है, और हो सकता है कि इसका पहला वास्तविक शिकार पाकिस्तान ही बने। इसके अतिरिक्त भारत के पास प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों और सैन्य अड्डों को धूल में मिला सकती हैं। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा निर्णायक कारक है इजराइल का सहयोग। इजराइल ने जो कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, उसका वास्तविक अर्थ अब समझिए। इजराइल भारत को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि वे हथियार प्रदान कर सकता है जो युद्ध का रुख बदल देंगे। सबसे पहले हैं स्पाइस बॉम्ब्स।
ये वही बम हैं जो बालाकोट में उपयोग किए गए थे। लेकिन अब इजराइल के पास इनकी अगली पीढ़ी आ चुकी है जो और भी अधिक सटीक और घातक है। दूसरा है रैम्पेज मिसाइल। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारतीय लड़ाकू जेट सुखोई से दागा जा सकता है। ये मिसाइलें पाकिस्तान के S-300 या S-400 जैसे हवाई रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर उनके कमांड सेंटरों को नष्ट कर सकती हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इजराइल भारत को आयरन डोम या डेविड्स स्लिंग जैसी हवाई रक्षा प्रणालियों का सुरक्षा कवर प्रदान कर सकता है। यानी भारत बेफिक्र होकर पाकिस्तान पर हमला करे और अगर पाकिस्तान पलटकर कोई मिसाइल दागता है तो इजरायली रक्षा प्रणाली उसे हवा में ही समाप्त कर देगी। यह वह संयोजन है, यह वह चक्रव्यूह है जिसे भेदने की क्षमता न तो पाकिस्तान में है और न ही उसके संरक्षक चीन में। यह नए भारत की वह दहाड़ है जिसे पूरा विश्व सुन रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देना चाहिए? कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगले वीडियो में हम यह रहस्य खोलेंगे कि भारत के वे कौन से शीर्ष 5 गुप्त हथियार हैं जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान में भगदड़ मच जाएगी और कैसे इजराइल की मोसाद इस ऑपरेशन में भारतीय एजेंसियों की पर्दे के पीछे से सहायता कर रही है। उस रोमांचकारी कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वर्ष जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूरा किया तो पूरी दुनिया ने भारत की सामरिक क्षमता को स्वीकार किया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का भारत ने चुनकर ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की रूह तक कांप उठी। 7 और 8 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकियों के ठिकानों पर शक्तिशाली हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया। हालांकि इस सैन्य कार्रवाई के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के सभी प्रमुख रक्षा योजनाकारों को गंभीरता से विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। भारत की इस मजबूत जवाबी कार्रवाई से झुंझलाए पाकिस्तान ने पहली बार अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने 7 मई से 10 मई तक भारत के कई सैन्य अड्डों और महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्रोन और मिसाइलों का सहयोग लेकर एक साथ हमला करने की चेष्टा की। यह एक पूर्ण विकसित युद्ध की स्थिति लग रही थी। यद्यपि भारत के वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश हमलों को निष्प्रभावी कर दिया, इस 3 दिन के संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य की लड़ाई कितनी विनाशकारी और अद्वितीय होगी। इस हमले ने भारत के थिंक टैंक, विचार समूह को भी यह एहसास करा दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए अब हमें पारंपरिक प्रणालियों से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे अभेद्य सुरक्षा घेरे की जरूरत है जिसे भविष्य का कोई भी ड्रोन या कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल भेद न सके। और अब इसी संबंध में एक बड़ा और महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बेंगलुरु में एक बड़ी उद्योग सहयोग बैठक इंडस्ट्री सिनर्जी मीट 2025 का आयोजन किया। इस सम्मेलन में DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और देश भर के नए स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया गया था। और इसी बैठक में DRDO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक अत्यंत गोपनीय और महत्वाकांक्षी महापरियोजना का खुलासा किया है। प्रधानमंत्री जी ने DRDO को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भारत की सुरक्षा के लिए एक ऐसे मायावी रक्षा कवच को तेजी से विकसित किया जाए और उसका उत्पादन शुरू किया जाए जो भारत को भविष्य के हर हवाई खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। इस महापरियोजना को प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। हाँ, वही भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक बार चलने के बाद दुश्मन का विनाश करके ही वापस लौटता था। ठीक उसी प्रकार भारत का यह सुदर्शन चक्र भी दुश्मन की हर मिसाइल, हर ड्रोन और हर फाइटर जेट को आसमान में ही पहचान कर भस्म कर देगा। यह खबर इतनी बड़ी है कि इसने न केवल हमारे शत्रुओं की नींद उड़ा दी है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी हैरान कर दिया है कि आखिर भारत क्या बनाने जा रहा है। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह सुदर्शन चक्र है क्या? दोस्तों, यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे आधुनिक वायु रक्षा कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कोई एक मिसाइल प्रणाली नहीं है जैसे हमने रूस से S-400 प्राप्त किया। S-400 एक लंबी दूरी का उत्कृष्ट सिस्टम है, लेकिन वह एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, यानी कि वह दिल्ली या मुंबई जैसे एक शहर या एक बड़े सैन्य अड्डे को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। लेकिन सुदर्शन चक्र एक राष्ट्रीय वायु रक्षा शील्ड होगी, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो संपूर्ण भारत के आसमान को लॉक कर देगा। रिपोर्ट में इसे सुरक्षा का घूमता पहिया यानी कि स्पिनिंग व्हील ऑफ प्रोटेक्शन कहा गया है।
यह एक ऐसा अभेद्य किला होगा जो पूरे भारत को 360 डिग्री की सुरक्षा देगा। हमला चाहे किसी भी दिशा से हो, किसी भी ऊंचाई से हो, यह उसे रोकने में सक्षम होगा। अब आप सोचिए, भारत को आखिर इतने विशाल सुरक्षा कवच की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका कारण यह है कि हमारे दुश्मन अब पारंपरिक युद्ध से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें इसका पूर्वावलोकन दिखा दिया है। आज खतरा केवल लड़ाकू विमानों से नहीं है। आज वास्तविक खतरा हाइपरसोनिक मिसाइलों से है। ऐसी मिसाइलें जो ध्वनि की गति से 5 गुना या 10 गुना अधिक तेजी से हमला करती हैं। जब तक हमारे रडार उन्हें पकड़ते हैं, तब तक वे हमला करके निकल चुकी होती हैं। आज खतरा स्टील्थ ड्रोन से है। ऐसे ड्रोन जो रडार की पकड़ में आए बिना हमारे ठिकानों की जासूसी कर सकते हैं और उन पर सटीक हमला कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा स्वार्म ड्रोन से है, यानी कि 100 से 200 सस्ते ड्रोन का झुंड जो एक साथ आक्रमण करता है। हमारे बड़े बड़े रक्षा प्रणालियों में मिसाइलें सीमित होती हैं। वे 10, 20 या 30 ड्रोन गिरा देंगे, लेकिन बाकी के ड्रोन अंदर घुसकर तबाही मचा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इन्हीं तकनीकों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। भारत का सुदर्शन चक्र इन्हीं सब खतरों का अंत करने वाला है। यह एक पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर आधारित प्रणाली होगी। इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम भारत के सभी सेंसरों से एक साथ जुड़ा होगा। यह भारत के जासूसी उपग्रहों, आसमान में उड़ते अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और जमीन पर लगे अगली पीढ़ी के रडारों से वास्तविक समय में यानी कि तुरंत डेटा एकत्रित करेगा। जैसे ही दुश्मन के अड्डे से कोई मिसाइल दागी जाती है या कोई ड्रोन उड़ता है, हमारा उपग्रह उसे तत्काल पकड़ लेगा। यह सूचना सुदर्शन चक्र के एआई मस्तिष्क तक पहुंचेगी। एआई सिस्टम तत्काल खतरे को पहचानेगा। यह पता लगाएगा कि खतरा कितना गंभीर है, वह कितनी तेजी से आ रहा है, उसकी वास्तविक मंजिल क्या है और उसे नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार सबसे उत्तम होगा। यह सब कुछ पलक झपकते ही होगा। सिस्टम स्वयं ही फैसला लेगा और अपने हथियारों को आदेश देगा कि दुश्मन को आसमान में ही समाप्त कर दो। इस सुदर्शन चक्र के अंतर्गत कई भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार काम करेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रोजेक्ट कोशा, जिसके तहत भारत लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलें बना रहा है। ये मिसाइलें दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही मार गिराने में सक्षम होंगी। इसके अलावा इसमें मध्यम दूरी और कम दूरी की मिसाइलें भी होंगी जो लड़ाकू विमानों और ड्रोन को निशाना बनाएंगी। यह पूरी प्रणाली एक जाल की तरह कार्य करेगी। लेकिन दोस्तों, इस सुदर्शन चक्र को जो चीज सबसे ज्यादा घातक और भविष्य का हथियार बनाती है, वह इसकी मिसाइलें नहीं, बल्कि वह हथियार हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था। हाँ, रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि यह सुदर्शन चक्र का सुरक्षा कवच केवल मिसाइलों पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि इसमें निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW को भी शामिल किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो उच्च ऊर्जा लेजर हथियार और उच्च शक्ति माइक्रोवेव हथियार। ये वो हथियार हैं जो गोली या बारूद नहीं फेंकते। ये सीधे ऊर्जा एनर्जी का वार करते हैं। लेजर हथियार प्रकाश की गति से चलता है और अपने लक्ष्य पर इतनी गर्मी उत्पन्न करता है कि वह ड्रोन या मिसाइल हवा में ही पिघलकर जल जाती है। वहीं माइक्रोवेव हथियार दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वैसे ही फ्राई कर देता है जैसे आपके घर का माइक्रोवेव ओवन। परिणाम यह होता है कि दुश्मन का महंगा हथियार एक झटके में कबाड़ बन जाता है। अब आप सोचिए, लेजर हथियार का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ है इसकी तेज गति। यह रोशनी की रफ्तार से हमला करता है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी इससे बच नहीं सकती। दूसरा लाभ इसकी कोई गिनती नहीं है। एक मिसाइल प्रणाली में 100 या 200 मिसाइलें होंगी, लेकिन लेजर हथियार तब तक फायर कर सकता है जब तक उसे बिजली मिलती रहेगी। यानी कि यह स्वार्म ड्रोन के झुंड का मुकाबला करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। आप एक मिसाइल से एक ड्रोन मारेंगे तो वह बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन लेजर से आप एक के बाद एक 100 ड्रोन मार गिरा सकते हैं और खर्चा आएगा सिर्फ बिजली का। और आपको जानकर गर्व होगा कि भारत इस तकनीक में चुपचाप बहुत आगे निकल चुका है। इसी साल अप्रैल 2025 में DRDO ने एक 30 किलोवाट के लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया था। यह लेजर 5 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को आसमान में जलाकर राख कर सकता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में ही LOC नियंत्रण रेखा
पर 1-2 किलोवाट के लेजर सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया था। यह तो बस शुरुआत है। भारत का अगला लक्ष्य प्रोजेक्ट सूर्य के तहत एक 300 किलोवाट का लेजर हथियार बनाना है, जो 20 किलोमीटर दूर से ही बड़ी मिसाइलों को भी नष्ट कर देगा। और यही लेजर हथियार हमारे सुदर्शन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतना विशाल, इतना खर्चीला और इतना अत्याधुनिक प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र आखिर बनेगा कैसे? क्या DRDO यह सब अकेले करेगा? यहीं पर इस खबर का सबसे बड़ा खुलासा छिपा है। DRDO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BK दास ने बेंगलुरु की बैठक में स्पष्ट कर दिया कि यह कार्य अकेले DRDO का नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समय है जब भारत के डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि बड़ी सरकारी कंपनियां और देश के नए नए फुर्तीले स्टार्टअप्स को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। यानी कि यह सुदर्शन चक्र भारत की सरकारी शक्ति और निजी क्षेत्र के मस्तिष्क का एक तालमेल होने वाला है। डॉ दास ने स्पष्ट कहा कि स्टार्टअप्स को इस बड़े मिशन में महत्वपूर्ण भागीदार बनना होगा, और इसकी वजह भी है। अब तक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि वह खास पुर्जे जो किसी भी हथियार का हृदय और मस्तिष्क होते हैं। हम लड़ाकू विमान बना लेते हैं, पर इंजन बाहर से लाते हैं। हम मिसाइल बना लेते हैं, पर उसकी आंख यानी कि सीकर बाहर से लाते हैं। सीकर वह तकनीक है जो मिसाइल को उसका लक्ष्य दिखाती है। डॉ दास ने कहा कि अब यह निर्भरता समाप्त करनी होगी। भारत अब अपने खुद के रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर, इमेजिंग इंफ्रारेड IIR सीकर और मिलीमीटर वेव MM वेव सीकर पर कार्य कर रहा है। ये वो आंखें हैं जो हर मौसम में, रात के अंधेरे में, घने कोहरे में भी दुश्मन को पहचान लेती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने इसमें पहली सफलता प्राप्त कर ली है। भारत ने अपनी अस्त्र मिसाइल के लिए रूस पर निर्भरता समाप्त करते हुए अपना खुद का RF सीकर बना लिया है। और इसी साल जुलाई 2025 में इस स्वदेशी सीकर वाली अस्त्र मिसाइल का सुखोई 30 MKI से सफल परीक्षण भी हो चुका है। यह है आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक शक्ति। और DRDO अब चाहता है कि स्टार्टअप्स इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाएं, और सिर्फ सीकर ही नहीं। डॉ दास ने स्टार्टअप्स को एक बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ छोटे पुर्जों के बारे में मत सोचो। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स आगे आई और हमें बताएं कि उनके पास और क्या है। अगर आप एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AWACS प्रणाली या लड़ाकू विमान बना रहे हैं तो हमें बताइए। हम आज भी जेट विमान और उनके इंजन बाहर से मंगा रहे हैं। क्या हम इस पर बड़ा नहीं सोच सकते? क्या हम अपने खुद के इंजन नहीं बना सकते? यह भारत की सामूहिक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि भारत के पास अपना खुद का लड़ाकू विमान और अपनी खुद की भारतीय तकनीक हो। यह एक बहुत बड़ा वक्तव्य है। यह दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ पुर्जे जोड़ने वाला देश नहीं, बल्कि वास्तविक तकनीक बनाने वाला देश बनने की राह पर है। यह तनाव और युद्ध की गर्मी अब केवल रावलपिंडी तक सीमित नहीं है। यह पूरे दक्षिण एशिया के वातावरण को सख्त बना चुकी है। भारत ने अपने सभी सैनिकों और नागरिकों के लिए उच्च अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच चल रही लगातार गुप्त वार्ताएं संकेत दे रही हैं कि समय सीमा अब बहुत निकट आ चुकी है। भारत ने इस बार रणनीतिक संयम का मुखौटा उतार फेंका है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।